Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 जून 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बारबाडोस को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए भी। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, FATF की मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर पाकिस्तान ने ये सोचा था कि अब की बार ये ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर अभी रिमेनिंग कर दिया है, मतलब अभी यहाँ पर इसी को छोड़ दिया है इसी लिस्ट के अंदर ही, और ऐसा इस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद कल इसी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे थे जहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को भी ब्लेम किया कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर टारगेट करता रहता है, उसी की वजह से जो है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर अभी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग, अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलेगी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि ये आपके GS पेपर 3 का सिलेबस में इंक्लूड होता है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल आपका GS पेपर 3 GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ टॉपिक आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलेंगे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म इन हिंटरलैंड एंड बॉर्डर एरियाज हो गया, या फिर ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट करके एक टॉपिक हो गया। तो यहाँ सभी से आप लोग जो है इसको रिलेट कर सकते हो ईजिली। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, जब एक G7 समिट चल रहा था पेरिस में, तो उसी दौरान यहाँ पर इसको सेटअप किया गया, एस्टेब्लिश करा गया। नाउ यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम देखो ये देखा गया कि ये जो FATF है ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और साथ ही साथ जो एंटी टेरर हो गया इसको लेकर काम करेगा, यानी कि जो आतंकवाद है उससे लड़ेगा, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे लड़ने का यहाँ पे काम करने वाला है ये FATF। उसके बाद यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वो मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि बहुत सारे लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जो मेजर्स होंगे उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे लड़ा जा सके, टेररिज्म फाइनेंसिंग देखने को मिलता है उससे लड़ा जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है, देखो जो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ होता है, ब्लैक मनी होता है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और ब्लैक मनी के थ्रू यहाँ पर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग बहुत सारी देखने को मिल जाती है, टेररिस्ट वगैरह आप कह सकते हो, जो ये आतंकवाद है कि ये बढ़ता ही इसीलिए है क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं से फंड मिलता रहता है। उसके बाद FATF के यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही दिया। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये लोकेटेड है OECD, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, लगभग 39 मेंबर्स आपको आज के टाइम पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो यूरोपियन कमीशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, और इंडिया भी एक FATF का मेंबर है, याद रखना। अब FATF 2 लिस्ट बनाकर चलता है, एक तो ग्रे लिस्ट होती है और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। अभी ग्रे लिस्ट के अंदर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ग्रे लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर क्यों ग्रे लिस्ट के अंदर इसलिए डालता है ये, ताकि यहाँ पर कोई जो कंट्री है अगर वो टेररिज्म फंडिंग कर रही है या फिर उस कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी की वजह से उस कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और ग्रे लिस्ट को एक तरीके से हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं कि वार्निंग दी जा रही है। अदरवाइज अगर यहाँ पर भी अगर चीज़ें सिचुएशन सही नहीं होती है तो इस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद कंट्री की हो जाती है काफ़ी बुरी हालत।
ठीक है। सब जो फंडिंग वगैरह है वो कहीं ना कहीं से रोक दी जाती है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लैक लिस्ट है, और दूसरी जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट के अंदर भी कंट्री जो है अगर कोई सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को, तो उन कंट्रीज़ को यहाँ पर डाला जाता है। और एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाते हैं उस कंट्री के ऊपर जो कि ब्लैक लिस्ट के अंडर में आ जाती है। ब्लैक लिस्ट में आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्री है एग्जैक्टली आपको दो कंट्री देखने को मिलेगी, एक तो ईरान देखने को मिलेगा, दूसरा आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। और जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने जो नोट्स देखे थे नीचे की साइड में, अगर आप लोगों को पीडीएफ में वो नोट्स ओपन नहीं होते हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सर्च करना है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके, आप उसको सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको ये सिमिलर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है, वो ये है कि देखो पाकिस्तान का अगर हम लोग बैकग्राउंड सिनेरियो देखें तो 2008 में जो पाकिस्तान ये पहली बार एफएटीएफ की लिस्ट में आया था, ग्रे लिस्ट के अंदर में, उसके बाद 2009 में ग्रे लिस्ट में आए, फिर 2012 में वापस से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया, फिर 2013 में ग्रे लिस्ट के अंदर वापस आया, फिर 2014, 15, 18, 19 इस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रह गया। अब 2021 के अंदर भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही है, और इसकी वजह से इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा लॉस भी। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एफएटीएफ वगैरह क्या है, और मैंने आपको बता दिया आप कौन से पेपर से इसको लिंक कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल जहाँ पर बात करी गई है जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर फटकार लगा दी है ट्विटर की, क्योंकि ट्विटर ने क्या करा, इनका ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये सब रूल्स लेकर आए, ये आईटी रूल्स 2021 लेकर आए, इनका ही अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया है ट्विटर ने। और ट्विटर ने बोला यह है कि कुछ कॉपीराइट एक्शन वगैरह लिया गया है, कि इनका कुछ आप कह सकते हो कंटेंट वगैरह ऐसा था जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्राइक वगैरह भी दी जा रही थी इनको, और उसके बाद इनका अकाउंट ब्लॉक किया गया। और जैसे इनका अकाउंट वापस से रिसीव हुआ, प्रसाद साहब को, जो हमारे रविशंकर प्रसाद साहब हैं, इनको अकाउंट जैसे वापस से दिया गया, इन्होंने जो है सबसे पहली बात इन्होंने ये बोल दिया कि ट्विटर ने वापस से क्या करा है, जो ये नए आईटी रूल्स हैं उनका वायलेशन क्या है। और ट्विटर को क्या करना चाहिए था, एक प्रायर नोटिस तो देना ही चाहिए था कि हाँ एग्जैक्टली ये होने वाला है इनके अकाउंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, ये मुद्दा आपको देखने को मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नए आई रूल्स 2021 वाले। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये जो न्यू आईटी रूल्स हैं 2021 के बारे में, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, साइंटिफिक इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, आईटी एंड कंप्यूटर्स, ये सारे आपको सिलेबस में ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ये आईटी रूल चलाए गए थे, और इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब जो ये नए रूल हैं, इन्होंने यहाँ पर डील किया है सोशल मीडिया के साथ में, साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ में। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर बहुत सारा फेक कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये आईटी रूल्स लाए गए, और साथ ही साथ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इनके ऊपर बहुत सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलता है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये आईटी रूल्स लाए गए थे, ताकि जो है ये सारी चीज़ें को कंट्रोल किया जा सके। 2018 से यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमने सोच रखा था कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पोर्नोग्राफिक, रेप, गैंग रेप, इमेजरीज, वीडियो साइट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एडहॉक कमेटी वगैरह बनाई गई थी, फिर 2021 में फाइनली ये रूल्स लेकर आए हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रूल्स है इसके अंदर बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये बोली है कि देखो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक अपना ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, वो एक मैंडेटरी ऑप्शन है, यानी कंपलसरी है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब इनको एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि देखो, इनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना होगा। मान लो आप हो या मैं हूँ, हमें कोई भी कंप्लेंट है, अगर कोई भी कंटेंट अगर सोशल मीडिया पर उसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट, तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो वो उस ग्रीवेंस ऑफिसर को हम लोग ये कंप्लेंट देंगे, और वो कंप्लेंट जो है 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर बातचीत करी गई है, जो कि मतलब जो कंप्लेंट्स है वो जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। उसके बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी गई है, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे लोग होने चाहिए जो कि कंप्लेंट्स को लेकर हैंडल करें, और जो है रिपोर्ट करें इन चीज़ों को कि कहाँ से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है जिसके ऊपर काफ़ी आप कह सकते हो कि
बवाल भी क्रिएट हुआ है वो है ओरिजिनेटर के बारे में। यहाँ पर इस रूल के अंदर ये भी बोला गया कि देखो, अगर कोई व्हाट्सएप है या फिर कोई फेसबुक है, कहीं पर भी अगर फेक कंटेंट या फिर आप कह सकते हो कोई फेक न्यूज़ फैली है, तो उसका ओरिजिनेटर कौन है, यानी कि वो सबसे पहली बार किसके द्वारा सोशल मीडिया पर लाई गई थी न्यूज़, ठीक है, उसको ढूंढो। ठीक है, उसको ढूंढो। यहाँ पर ये इस आईटी रूल्स के अंदर बताया गया है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उसको हम लोग पकड़ेंगे तो फिर ज़्यादा स्टेप्स उठाए जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग, और इस तरीके से जो है जो फेक कंटेंट वगैरह है वो कम भी फैलेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि हाँ भाई जो ओरिजिनेटर है, जो भी फैलाता है इन सब चीज़ों को, कि हाँ मैं पकड़ा जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर अनलॉफुल जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर बोला गया इसके अंदर। फिर उसके साथ यहाँ पर ये देख पाओगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बहुत सारे जो है रूल्स लेकर आए गए, जैसे कि यहाँ पर आपको पोर्नोग्राफिक बहुत बहुत सारा कंटेंट होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसको क्लासीफाई करने की बात करी गई, उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दो। ठीक है, 7 साल वाले उम्र के लिए यहाँ पर ये कॉन्टेंट अलग है, 13 साल वालों के लिए कॉन्टेंट अलग है, 16 साल प्लस वाले लोगों के लिए कॉन्टेंट अलग है, और एडल्ट वालों का कॉन्टेंट अलग है। आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटना पड़ेगा, एक लॉक लगा कर रखना पड़ेगा, और डिस्प्ले के अंदर आपको सारी चीज़ें बताती रहने हैं कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको यहाँ पर इस पूरे के पूरे चीज़ को बता देना है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर भी ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर कोई कंप्लेंट होती है तो आप 3 लेवल पर जो है वो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, और उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो ये आईटी रूल्स थे, एक छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी बड़े रूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नोट्स आपको ये देखने को मिल गए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और उस टेलीग्राम चैनल का दीपक यादव एजुकेशन जो नोट्स वाला चैनल है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि जो कोविड की थर्ड वेव है वो यहाँ पर इतनी खतरनाक नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे सेकंड वेव देखने को मिली है। सेकंड वेव ने तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिला, बहुत सारे हमने हेल्प ली है बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिला है। लेकिन ऐसा यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना यह है, इन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट करी है और बताया कि देखो यहाँ पर हो सकता है जो थर्ड वेव है, जो थर्ड वेव आने वाली है, वो जो है कम खतरनाक हो एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वेव। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ इतना पढ़ने वाला है नहीं, तो उसको हम लोग एक ऊपर से ही पढ़कर निकाल देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप एक छोटा सा आर्टिकल देख पाओगे, फार्मर्स बैक एट गाज़ीपुर बॉर्डर। गाज़ीपुर बॉर्डर अभी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको मालूम होगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट देखने को मिला है। अब देखो, ये मैंने जो आर्टिकल है इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आप लोग जाकर फार्म लॉज रिवाइज़ कर लो। ठीक है, आज आप लोगों को क्या करना है, वो जो तीनों फार्म लॉज हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है कि क्या है एग्जैक्टली वो फार्म लॉज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए वापस आ चुके हैं बॉर्डर पर, क्यों? क्योंकि उन्हीं फार्म लॉज के रिगार्डिंग फार्मर्स का कहना यह है कि जो फार्म लॉज लाए गए उसको पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज़रूर जाके पढ़ना है, और चलो पढ़ लोगे तो साथ ही साथ जो 3 फार्म लॉज हैं उसके नाम भी ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। काफ़ी बार मैंने पूछा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाएगा डेफिनेटली, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है एक और आर्टिकल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आईएसी को कमीशन किया जाने वाला है अगले साल, और ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अब ये आईएसी क्या है, तो ये है पहला हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो आप पीछे देख रहे हो, एक बहुत बड़ा सा वेसल, बहुत बड़ा सा शिप जिसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट्स वगैरह भी रख सकते हो, उसके ऊपर खड़ा कर सकते हो एयरक्राफ्ट, तो ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। अब एक तरीके से इसको हम लोग आप कह सकते हो कि कमीशन करेंगे, अपने नेवी वगैरह में लेंगे अगले साल। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से काम चल रहा है, इसको बनाया जा रहा है, कहाँ पर, कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया जा रहा है, और अगले साल ये ज्वाइन कर लेगा इंडियन नेवी को। और यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। उसी के साथ इन्होंने स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि इन्होंने विजिट किया था कोचिन पोर्ट में, और बताया है काफ़ी बढ़िया इसकी कैपेबिलिटी है, कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है इस पूरे आप कह सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर की। उसी के साथ यहाँ पर यह भी बोला है कि देखो, ये आप कह सकते हो कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ नेवी इसके ऑपरेशन में काफ़ी हद तक हेल्प करने वाला है, नेवी को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर। उसी के साथ में यहाँ पे ये बोला गया, जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको इसके आगे इंडिजीनियस लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसको हमारी कंट्री के अंदर बनाया गया है, हमने खुद जो है काफ़ी हद तक इसको बनाया है, और लगभग यहाँ पर बोला गया है जो 75% इंडिजीनियस कंटेंट है वो हमारे कंट्री से लिया गया है। मतलब कि जैसे कि स्टील हो गया जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, कुछ वेपन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, वो सब हमारी कंट्री के, तो 75% तक सामान हमने अपनी कंट्री से खुद लगाया है इसके अंदर।
और जो डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसने यहाँ पर रिसेंटली अप्रूव भी करा एक रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये लोग और चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और डीएसी ने बोला है कि हम लोग देखो एयरक्राफ्ट करियर दूसरी तरफ बन रहा है, और तीसरी तरफ यहाँ पे और चीज़ के ऊपर क्या काम चल रहा है, प्रोजेक्ट 75I की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। हम लोग अपनी सबमरीन्स वगैरह जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उनको बनाएंगे, और बहुत सारी विदेशियाँ कंपनी के साथ हम लोग यहाँ पर कोलेब्रेशन करके ये चीज़ें डेवलप करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबमरीन्स वगैरह भी बन रही हैं, एयरक्राफ्ट करियर बन रहा है, तो फिर क्या है, ये हमारा एक तरीके से जो इंडियन नेवी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो अप्रूवल है ये सब किसने दिया है, वो दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो ये डीएसी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जीएस पेपर 3 में आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस करके। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बोली जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। ये डिसाइड करती है न्यू पॉलिसीज़ को, या फिर यहाँ पर किस तरीके से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाने हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। वेपन्स को लेकर, इन सब को लेकर यहाँ पर यही वर्क करता है, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की यहाँ पर बातचीत करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वो चेयरमैन आप कह सकते हो, ये होते इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। तो मतलब राजनाथ सिंह जी हेड करते हैं इसको। साथ ही साथ यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया था आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001, पोस्ट कारगिल वॉर। आपको मालूम है 1991 में जो कारगिल वॉर हुआ उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया, एक तरीके से रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस तरीके का यहाँ पर हमारे पास डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखना, जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है हमारी, तो उनके रिगार्डिंग अगर कोई पॉलिसीज़ वगैरह लानी है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो वो सब यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देख रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी टीम जो है इसकी टीम ने विजिट किया है कहाँ पर, पोस्ट पॉल वायलेंस वाले एरियाज़ में। यानी कि जहाँ पर अभी आपको मालूम है कि पिछले कुछ टाइम पहले इलेक्शंस वगैरह हुए थे, ठीक है। और फिर इलेक्शंस जो हुए बंगाल के अंदर, फिर वहाँ से उसके बाद काफ़ी सारा हिंसा वगैरह क्रिएट हुआ, ठीक है। तो वहीं पर जो है ये टीम पहुँच चुकी है, एनएचआरसी की टीम, और दो सेपरेट टीम है ये जहाँ पर पहुँची हैं। एक तरीके से फ्राइडे में एक टीम जो है कूच बिहार गई थी नॉर्थ बंगाल के अंदर, और फिर एक दूसरी टीम वहीं पर आसपास वो दूसरी टीम भी गई है, ठीक है, बंगाल के अंदर। यहाँ पर उन्होंने सब कुछ आप कह सकते हो कि गए हैं और उसके ऊपर वर्क किया है। और ये काम क्या है कि 5 जज की जो बेंच है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, वो हेड करी गई एक चीफ जस्टिस के द्वारा, राजेश बिंदल साहब के द्वारा। इन्होंने जो है यहाँ पर बोला कि एक कमेटी बनाओ जिससे कि यहाँ पर पता लगाया जा सके ये वायलेंस का पीछे का चक्कर। उसी के साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पे इसके प्रति जो भी लोग हैं उसको एलिगेशंस वगैरह दिया जा सके, एलिगेशंस वगैरह को इंक्लूड करा जा सके इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि जो कोर्ट है इसने कमेटी से ये भी बोल दिया कि देखो आप लोग जा तो रहे हो वहाँ पर जो भी करने जा रहे हो, और उसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी इंश्योर करना है कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि लोग वहाँ पर सिक्योर हैं और वो अपने घरों में बिल्कुल शांति से रह सकें, क्योंकि वहाँ पर हिंसा वगैरह काफ़ी क्रिएट हुई थी इलेक्शंस के बाद में। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे तो हमने आर्टिकल पढ़ लिया है, छोटा सा आइडिया रख सकते हो, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये जो एनएचआरसी है, जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ करके आपके पास एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो जो एनएचआरसी ऑफ इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश करा गया था 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। और जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग में इसको आप कह सकते हो एस्टेब्लिश करा गया। और आपको ध्यान रखना है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी आपका एक खुद टॉपिक है यूपीएससी के अंदर। एनएचआरसी ने अभी अपने 25 साल यानी कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी थी 12 अक्टूबर 2018 में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो वर्क भी यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड करता होगा डेफिनेटली। जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के अधिकार हैं कंट्री के अंदर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर वर्क करता है, जैसे कि राइट रिलेटेड टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूरी तरह से वर्क करता हुआ नजर आता है। ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो देखो ह्यूमन राइट्स यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का मतलब यह है जो गुलामी है उससे पूरी तरह से छूट हो, टॉर्चर ना किया जाए किसी को, ठीक है। लोगों के पास फ्रीडम है अपना ओपिनियन रखने के लिए, लोगों के पास फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन है, बहुत सारे और भी राइट्स है। तो इन सबको प्रोटेक्शन देता है एनएचआरसी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर है इस कमीशन का, वो क्या है, मतलब इसके अंदर कितने कितने लोग हैं। तो एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको एक चेयरमैन देखने को मिलेगा, 7 अदर मेंबर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और 7 मेंबर्स में से आप कह सकते हो 3 जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है चेयरमैन को, यानी जो एनएचआरसी का चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के, उनको आप कह सकते हो हाई पावर्ड कमेटी का जो रिकमेंडेशंस होता है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मतलब सिंपल सा है यार कि जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं एनएचआरसी के, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और एक कमेटी के थ्रू यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है और उस कमेटी को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। जैसा हमारे संविधान में चलता है, प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है अपना अपॉइंट वाला जो ड्यूटी है वो निभाते हैं। उसके बाद जो चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं जो एनएचआरसी के, ये 5 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं और 70 साल की लास्ट इसमें मैक्सिमम एज बता रखी है। उसके बाद इन लोगों को रिमूव भी किया जा सकता है बिल्कुल, अगर यहाँ पे मिसबिहेव करते हैं या फिर इनकेपेबल हैं अपनी ड्यूटी को सर्व करने में, तो यहाँ पर उनको रिमूव भी किया जा सकता है। उसके बाद कमीशन के अंदर आपको 5 स्पेशल डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे। 5 जगह पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक लॉ डिवीजन है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, देन उसके बाद पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीजन, देन ट्रेनिंग डिवीजन एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर एफएटीएफ को लेकर मैंने आपको बता ही दिया है क्या मुद्दा है, और जो है पाकिस्तान इंडिया को एक तरीके से ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, इंडिया बार बार जो है एफएटीएफ को पाकिस्तान को लेकर टेररिज्म को टारगेट करता रहता है। उसी वजह से एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी वो मैंने आपको बता दिया, नोट्स वगैरह आपके पास आ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, उत्तर प्रदेश ने रैंक किया है बेस्ट अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, यानी कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके अंदर यूपी ने एक बेस्ट स्टेट के तौर पर रैंक किया है। और उत्तर प्रदेश फ्राइडे में बेस्ट स्टेट तो रहा ही है, साथ ही साथ जो इंदौर हो गया, सूरत हो गया, ये दोनों ही बेस्ट सिटीज़ की कैटेगरी में आए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चली हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर में। ये जो वर्चुअल इवेंट है ये आप कह सकते हो बनाया गया था, अभी जो इवेंट हुआ है इसको सेलिब्रेट किया गया, लगभग 6ठी एनिवर्सरी बनाई गई है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। आपको मालूम होगा हमने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन लॉन्च किया था, ठीक है, यानी कि जो एरियाज़ उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बातचीत करी गई थी। तो उसी के अंदर उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड आता है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड की कैटेगरी में। ये 2020 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रख सकते हो, अपने एग्जाम्पल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर। तो ईडी ने रेड मार दी है, छापा मार दिया है 5 प्लेसेस, 5 ऐसी जगह हैं जो कि देशमुख साहब से लिंक करती हैं। तो अनिल जो देशमुख हैं, जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, इनको लेकर बहुत पहले से ही मुद्दा चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस वगैरह लगा पड़ा है इनके ऊपर, ठीक है। वही कि इनके पास काफ़ी सारा ब्लैक मनी है, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, तो वही सारा मुद्दा चल रहा है। तो ईडी ने छापा मारा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो केसेस होते हैं ये ईडी देखता है, जो इकोनॉमिक क्राइम्स वाले केसेस होते हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैंडल करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर इस केस को भी हैंडल किया है और साथ ही साथ इनकी 5 जगह को लिंक कर लिया है कि हाँ भाई, यहाँ पर इनके पास ये 5 प्रीमिसेस भी देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास पाई गई हैं। फिलहाल अब क्या है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये तो न्यूज़ आप याद रख सकते हो कि हाँ ये सब हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जो ईडी है ये बेसिकली क्या है, ये आपको जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 में मैं जैसे कि सिलेबस है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ करके, तो वहीं से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईडी में पढ़ना है इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और कंपोजिशन। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जो भी इशू चल रहा है वो, जैसे कि यहाँ पर इशू ये है कि हाँ जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं उनको लेकर यहाँ पर ईडी ने छापा मार रखा है। ईडी जो है पूरी तरह से केस देख रहा है। अभी 5 जगह को और ज़्यादा लिंक कर लिया गया है। इनके पास जो 5 जगह प्रीमिसेस पाए जाते थे अनिल देशमुख के इनके पास, ठीक है, उसको भी लिंक कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, करंट इशू हमने देख लिया। अब उसके बाद क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में बात करते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा ये, और इसके अंदर आप कह सकते हो 2 चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। 2 लॉज बेसिकली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एक तो फेमा, दूसरा पीएमएलए। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसके ऊपर काम करता है ये। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो केस है यहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ईडी यहाँ पर जिम्मेदार होता है, इसको रोकने के लिए भी ईडी यहाँ पे काम करता है।
इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, इतिहास देखते हैं। तो ये जो डायरेक्टरेट है इसका ओरिजिन कैसा हुआ, तो इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 में। एक एनफोर्समेंट यूनिट के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले देखो आप, हाँ पहले यहाँ पे फेरा हुआ करता था। पहले ये कौन सी केसेस को हैंडल करता था, जो फेरा से रिलेटेड थे। फेरा को बदलकर फेमा कर दिया गया था, आपको मालूम होगा। फेरा को बोला जाता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसको यहाँ पर रिप्लेस किया गया फेमा से, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 करके, ठीक है। अब उसके बाद 1957 में क्या हुआ, पहले इसको ये एनफोर्समेंट यूनिट था, इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करा गया। और एक तरीके से पहले इसका जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था, लेकिन आज के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी पावर्स वगैरह के बारे में बात करें तो ये दो लॉज के ऊपर काम करता है, दो कानून के ऊपर, जो कि हमने देखे थे, फेमा और पीएमएलए, जो कि हमने शुरुआत में देखे थे, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। कोई भी अगर आप कह सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो भी मुद्दा है उसको हैंडल करना, उसी के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको यहाँ पर प्रिवेंट करना। जो भी मनी लॉन्ड्रर्स आपको देखने को मिलते हैं उनके एसेट्स वगैरह को सीज़ करता हुआ यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है ईडी। अभी ईडी पहले कुछ 1-2 दिन पहले भी न्यूज़ के अंदर था, आपको मालूम होगा, क्योंकि इसने बहुत सारा एसेट वगैरह सीज़ कर रखा है इकोनॉमिक फॉजिटिव का। मतलब कि जो ये विजय माल्या हैं और नीरव मोदी, ये सब लोग हैं, इनका काफ़ी हद तक एसेट वगैरह सीज़ कर रखा है। कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हो यहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, यहाँ पर ये सारे पर्सनल भी देखने को मिल जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस यहाँ पर इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पर लोग पैसा लेके कंट्री से भाग जाते हैं दूसरी जगह पर, जिसे हम लोग फॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यहाँ पर ये बोलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग भी काम करता है। उसके साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है या फिर जो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, उन सब के रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये स्टेप उठाता हुआ नज़र आता है। इनका एक स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर जो अगर कोई मुद्दा जाता है तो वहीं पर उसको डील किया जाता है। ओके, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें डिस्कशन किया गया है इंडिया और चाइना का प्लान है, लगभग ये 12वां राउंड टॉक यहाँ पे करने वाले हैं लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, आपको मालूम होगा पिछले 1 साल से जो इंडिया चाइना है, दोनों के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हद तक ये सारी राउंड टॉक्स हुई हैं पिछले साल से ही। अब ये 12वीं राउंड टॉक होने वाली है, कमांडर लेवल टॉक होगी, जिसके अंदर डिस्कशन ये किया जाएगा कि अभी हमने थोड़ा बहुत जो डी एस्केलेशन किया है उसको कंप्लीट डी एस्केलेट किया जा सके, क्योंकि अभी बॉर्डर्स के आसपास हमने, अभी आपको मालूम होगा, पिछले कुछ टाइम में डी एस्केलेशन किया है। जो इंडियन आर्मी है वो भी पीछे हटी है, जो चाइनीज़ आर्मी है वो भी पीछे हटी है। बट यहाँ पर हम लोग इसको कम्प्लीटली डीएस्केलाइज करने के लिए ये 12th राउंड टॉक करने वाले हैं। ये जो दोनों साइडें मिलकर कंटिन्यू करने वाली हैं क्या क्या चीज़ है, जैसे कि जो बाकी बचा कुचा जो डीएस्केलेशन है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा बॉर्डर सिचुएशन को लेकर, ठीक है। वहाँ पे पीस वगैरह मेंटेन करी जाएगी, शांति बनाने की पूरी तरह से कोशिश करी जाएगी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया है इन्हेंस्ड रेंज पिनाका रॉकेट। अब ये जो पिनाका रॉकेट है इसका टेस्टिंग हो चुकी है सक्सेसफुली, यहाँ पर डीआरडीओ ने करके दिखा दिया है। ये जो रॉकेट है इसके 122 मीटर का ये कैलिबर रॉकेट बोला जाता है। इसकी जो रेंज वगैरह है आप लोग देख पाओगे, 40 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। 40 किलोमीटर तक यहाँ पर दूरी का जो भी यहाँ पर हमें अटैक करना हो तो हम लोग इस रॉकेट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन रॉकेट है, इसका नाम याद रखना, पिनाका नाम है। और इसने पहले वाले रॉकेट को रिप्लेस कर दिया है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्रैड रॉकेट हैं उसको रिप्लेस कर दिया पिनाका रॉकेट ने। अब जो ये पिनाका रॉकेट वगैरह है इसको डेवलप करा गया है पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोग को ज़रूर नज़र आई होगी, ये सब चलो ठीक है, हमने देख लिया, ये हमारे लिए पिनाका रॉकेट आ चुका है, ये सब टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है। टेस्टिंग किसने करी है? डीआरडीओ ने करी है। डीआरडीओ भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कर। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में, ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वर्क करता है ताकि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जा सके। और जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो रॉकेट्स, मिसाइल्स, इनकी टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर डीआरडीओ करता हुआ नज़र आता है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आज के टाइम पर चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। इसकी जेनेसिस और ग्रोथ के बारे में बात करें, हिस्ट्री डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ को एस्टेब्लिश करा गया था 1958 में। पहले यहाँ पर ये दो बॉडीज़ अलग अलग हुआ करती थी, इनको कंबाइन कर दिया गया, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन है और जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, दो तीन बॉडी वो कर दी थी, इनको कंबाइन करके डीआरडीओ को बनाया गया। पहले यहाँ पर 10 लैबोरेटरीज हुआ करती थी डीआरडीओ की, लेकिन आज के टाइम पर इसकी 52 से भी ज़्यादा लैबोरेटरीज आप देख पाओगे जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं, जैसे कि एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कॉम्बैट व्हीकल्स हो गए, तो व्हीकल्स वगैरह बनाना, मिसाइल्स बनाना, ठीक है, स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, जो साइंस, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, सभी से लेकर यहाँ पर ये डीआरडीओ वर्क करता है और इसकी अलग अलग लैबोरेटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, इसमें लगभग आपको 5,000 साइंटिस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और 25,000 जो साइंटिफिक, टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल्स हैं जो कि इन लोगों साइंटिस्ट को सपोर्ट देते हैं, वो लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मिसाइल्स को डेवलप करना, आर्मामेंट्स को डेवलप करना, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको बनाना, रडार्स को बनाना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाना, ये सब काम जो हमारा डीआरडीओ करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि और क्या क्या चीज़ें करता है, डिज़ाइन, डेवलप और बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि वेपन्स को बनाना, वेपन सिस्टम हो गया हमारा, इन सब चीज़ों को डेवलप करता हुआ ये नज़र आता है, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, हमारे प्रेसिडेंट और जो है फर्स्ट लेडी हैं जिनका नाम है सविता देवी कोविंद। प्रेसिडेंट कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद जी, और दूसरी यहाँ पर लेडी हैं सविता देवी कोविंद। इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो एक स्पेशल ट्रेन से ये अपने घर तक पहुँचे हैं। कहाँ से? सफदारगंज रेलवे स्टेशन से यहाँ पर ये इन्होंने ट्रैवल किया है कानपुर के अंदर, ठीक है। तो कहोगे इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि भाई ये पहले से आप कह सकते हो ये जो है 15 साल बाद ये सिस्टम कुछ हुआ है, 15 साल बाद ऐसा ट्रेडिशन को वापस से हमारे प्रेसिडेंट ने रिवाइव किया है। ऐसा 15 साल पहले हुआ था, जब ये लास्ट टाइम हुआ था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक प्रेसिडेंशियल सैलून के अंदर, एक स्पेशल सैलून के अंदर बैठ कर गए थे। वो 2006 के अंदर हुआ था जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल किया था दिल्ली से लेकर देहरादून तक, ठीक है। उसके बाद 15 साल बाद जो है अब फिर से इसी आप कह सकते हो ट्रेडिशन को यहाँ पर इन्होंने वापस से जीवित किया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी एक स्पेशल ट्रेन से अपने घर तक गए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला गया है जो हमारी आर्मी है वो ये बोलती है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो यूएस आर्मी है वो आज के टाइम पर एग्जिट हो रही है। एग्जिट होने के बाद हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे जो मिलिटेंट्स वगैरह हैं वो आते हुए नजर आएँ, बहुत सारे मिलिटेंट्स वो बढ़ते हुए नजर आएंगे कश्मीर वाले रीजन में। लेकिन यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी, इनको सैल्यूट, इनका कहना ये है कि देखो ऐसा होगा कि यहाँ पर पूरी तरह से आर्मी रेडी होने वाली है। कोई बात नहीं, अगर होता भी है तो हम लोग रेडी होने वाले हैं पूरी तरह से इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक और ज़बरदस्त आर्टिकल है नीचे की साइड, जिसमें डिस्कशन किया गया है OFB फेडरेशन को लेकर। OFB क्या है? यहाँ पे आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों ये आर्टिकल देखने को मिला था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर। तो ये जो OFB फेडरेशन है, अभी हुआ क्या है, जो इसकी जो फेडरेशन है, खासकर इसके अंदर 3 मेन रिकॉग्नाइज फेडरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह था इसके अंदर, इन्होंने एक तरीके से बोला है कि एक तरीके से धमकी दी है कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे ये जो यूनियन कैबिनेट डिसीजन है इसके अगेंस्ट में। मुद्दा क्या चल रहा है? देखो मुद्दा ये है, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसको यहाँ पे बदलने की बात करेंगे। इसके अंदर आपको 41 फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब इस फैक्ट्रीज़ को हटाकर आप कह सकते हो, बोला यह जा रहा है सरकार बिल्कुल 7 एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है। तो यहाँ पर जो भी ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर ये स्ट्राइक करें, इनका कहना यह है कि ये जो डिसीजन है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 16 जून को ये डिसाइड हुआ था, कैबिनेट ने अप्रूव किया कि देखो जो कॉर्पोरेटाइजेशन प्लान है वो लाया जाएगा, जिससे जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसके अंदर आपको 41 फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। इनको 7 फुली गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के अंदर बदल दिया जाएगा ताकि इसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो सके। नाउ ये क्या है मुद्दा, इसको समझते हैं। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है मैंने अभी आपको बता दिया। नया स्ट्रक्चर क्या है, देखो 41 फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं कंट्री भर में।
इन सबको डिसॉल्व करके आप कह सकते हो 7 एंटिटीज़ के अंदर इसको बदला जा रहा है। और आपको ध्यान देना है, इसको कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। कॉर्पोरेटाइज का मतलब यह है कि देखो जो गवर्नमेंट है इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तरह से ओनर रहने वाली है। 100% जो है गवर्नमेंट इसको ओन करेगी इस बोर्ड को। लेकिन जो है इसके अंदर जो आप कह सकते हो काम चलने वाला पूरी तरह से प्राइवेट काम चलेगा, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह लेंगे वो प्राइवेट रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको ओन करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। नाउ ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है, तो आपको ये एक अम्ब्रेला बॉडी देखने को मिलेगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि आप कह सकते हो कि एक किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको बनाया गया था 1712 के अंदर, तो मतलब 300 साल पहले एक पहली फैक्ट्री बनाई गई थी डच कंपनी के द्वारा। ठीक है, और डच कंपनी के द्वारा वो फैक्ट्री बनाई गई थी, वो एक गन पाउडर फैक्ट्री थी वेस्ट बंगाल के अंदर। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसका काम ये है वेपन्स वगैरह को बनाना, जो हथियार वगैरह बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल वही इसका काम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 41 फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अब उसको बोला जा रहा है इसको अलग करके 7 सेपरेट एंटिटीज़ बना दिया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका काम यह है जो वेपन हो गए, बॉम्ब्स हो गए, इन सब को लेकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद प्रोडक्शन करना किन किन चीज़ों की, जो आप कह सकते हो कि जैसे मैंने बताया एक्सप्लोसिव, मिसाइल सिस्टम, मिलिट्री व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, ऑप्टिकल डिवाइसेस, पैराशूट, सपोर्ट इक्विपमेंट, ट्रूप क्लॉथिंग, इन सबको यहाँ पर ये एक तरीके से प्रोडक्शन करता है इन सब का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो इसकी पहली 41 फैक्ट्री हुआ करती थी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसको अभी यहाँ पर अलग अलग एंटिटीज़ में कन्वर्ट करने की बात करी जा रही है और इसको कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर बातचीत करी जा रही है, जिससे कि यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, इंडिया ने लगभग रिकॉर्ड किया है 50 डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेस। अब ये 50 डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये क्या है, ये बेसिकली इसको हम लोग AY.1 वेरिएंट भी बोलते हैं। ये आपको नया कोविड का वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसको बोला ये जा रहा है ये काफ़ी खतरनाक है, खासकर काफ़ी हद तक लोगों की इससे जान भी जा रही है। एक कंसर्न वाली बात यहाँ पर बोला गया है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोला गया है। ठीक है, इसका यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया के अंदर कभी काफ़ी सारी जगह पर ये देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पर महाराष्ट्र के अंदर भी इसके बहुत सारे केसेस हैं डेल्टा वेरिएंट के, तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, गुजरात सभी जगह पर एक दो केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको ये केसेस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेल्टा प्लस के बारे में एक छोटा सा आइडिया याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है, स्टडी यहाँ पर लिंक ये करती है जो एयर पोल्यूशन है उसका कहीं ना कहीं लिंक है कोविड-19 केसेस और डेथ से। यहाँ पर ये स्टडीज़ करी गई हैं और ये जो स्टडी है इसका टाइटल है एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड कोविड-19। ठीक है, अब इसको लेकर यहाँ पे ये बोला गया एनालिसिस के अंदर कि देखो ये क्लियरली ये दिख रहा है कि देखो जहाँ जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और यहीं यहीं पर कोविड के केसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा कोविड और पोल्यूशन का। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये है, कोविड-19 के डर की वजह से जो एग्रेट चिक वगैरह देखने को मिल जाएगी उनको मार दिया गया है, एक तरीके से उनके घोंसले से गिरा दिया गया है। उन बैम्बू जो है घोंसले पे जहाँ रहता था उस बैम्बू को काट दिया गया है, तो ये चिक जो है गिर गिर कर मर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे क्यों है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन ये आई थी जो नेबर्स हैं यहाँ पर, इन लोगों का कहना ये है जो ये नेस्टिंग वगैरह जो घोंसले में अपने ये जो चिक देखने को मिलेंगे, ये लोग एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने यूरिन से, साथ ही साथ ये लोग इन कोरोना वगैरह फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। तो इसी को लेकर यहाँ पर इनके जो बैम्बू है वो वगैरह काटे गए और इनको मार दिया गया है। बहुत सारी जगह पर ऐसा काम किया गया है, बहुत सारी चिक्स को मार दिया गया है। ठीक है, बोला गया है लगभग 300 चिक्स तक यहाँ पर ये इनको मारा गया है, ऐसा यहाँ पर लोकल्स ने बताया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्राइम भी है। ठीक है, अगर आप लोग किसी बर्ड्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हुए नज़र आ रहे हो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ये क्राइम माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पेज नंबर 13-14 एडवर्टीजमेंट भरे पेज हैं जो कि हमारे काम के हैं नहीं, सॉरी 11-12 पेज थे वो। अब आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, वो आज के टाइम पर काफ़ी परेशान है क्योंकि यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका से। अब इसके बाद हो सकता है तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में दोनों ही आप कह सकते हो भिड़ सकते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है और उसी को लेकर जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और उसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशन भी करना है। ये होप ये करते हैं कि देखो काश ये देरी हो जाती, काश ये थोड़ा सा रुक जाते, ठीक है, चीज़ें और अच्छे से मेंटेन हो जाती तो यूएस के
आप कह सकते हो यूएस के जो ट्रूप्स वगैरह हैं काफ़ी थोड़े समय के लिए और रुक जाते हैं वहाँ पर, तो थोड़ी बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करें तो 20 साल से रुके पड़े हैं, अभी तक चीज़ें सही हो नहीं रही हैं। तो अब यहाँ पर कोई चांसेस ऐसे हैं नहीं फिलहाल। यहाँ पे अब जो है ट्रूप्स वापस विड्रॉ करे जा रहे हैं तो करे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर ये भी बताया गया लगभग 650 जो यूएस ट्रूप्स हैं वो इतने ही रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, मतलब 2,500-3 हज़ार ट्रूप्स थे इसके अंदर, सारे जो है अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया और 650 ट्रूप्स अब रह चुके हैं अफगानिस्तान में। और आपको मालूम होगा ये जो डेडलाइन है वो 11 सितंबर की डेडलाइन है। यहाँ तक सब 11 सितंबर तक सभी ट्रूप्स को जो है यहाँ पर यूएस से जो है पूरी तरह से विड्रॉ कर लेने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर ये बताया गया जो एक तिब्बत है, आपको मालूम होगा तिब्बत कहाँ पर है, इंडिया से जस्ट ऊपर। तो तिब्बत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने वाली है जो कि लिंक करेगी लहासा से इंडिया को, ठीक है। लहासा से चलेगी और इंडिया के बॉर्डर के पास आपको, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के बॉर्डर के पास एक एरिया पड़ता है न्यांगची, तो वहाँ तक ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और ऐसा यहाँ पर बताया गया, चाइना स्टेट रेलवे ने ग्रुप ने बताया है लगभग 435 किलोमीटर की लाइन है जिस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था 2014 में। और यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर के अकॉर्डिंग, जो कि कनेक्ट करेगा तिब्बत के रीजन को और साथ ही साथ न्यांगची वाले रीजन को। और यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम होने वाला है, लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ होने वाली है। उसी के साथ जो लहासा न्यांगची के बारे में अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि कंप्लीट करे गए थे हाल ही में चाइना के द्वारा। तो उसी के साथ आपको मालूम होगा जो यार्लू ज़ेंगबो रिवर है वहाँ पर भी चाइना ने एक ग्रैंड कैनियन बनाया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी तिब्बत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने वाली है। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका के अंदर मी टू मूवमेंट करके चालू हो चुका है, मी टू कैंपेन चल रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो मी टू कैंपेन है ये क्या है। अब यहाँ पर इसने काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि मीडिया में चर्चा फैला रखी है। मी टू कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर बातचीत करी गई है। जो श्रीलंका के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट काफ़ी हद तक फेस किया है, ठीक है। जो आप कह सकते हो उसी वजह से ग्लोबल मी टू कैंपेन चल रहा है जहाँ पर विमेन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पर ये सारे इंसिडेंट्स चलाए हैं और यहाँ पे बताया कि सेक्सुअली उनको हरास किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर रेप वगैरह के थ्रेट्स मिलते रहते हैं उन लोगों को। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है कि देखो अब यहाँ पर स्टेप उठाने पड़ेंगे और श्रीलंका के पास इसको लेकर कोई लॉ है, बिल्कुल है। आज के टाइम पर श्रीलंका के पास एक क्रिमिनल लॉ है जो कि सेक्सुअल हैरासमेंट को एक तरीके से एड्रेस करता हुआ नज़र आता है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे गिल्टी फाउंड होता है, मुजरिम फाउंड होता है कि हाँ उसने ये काम किया है, तो उसको यहाँ पर सज़ा मिलती है 5 साल की, या फिर उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा, या फिर दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो वेमेंस वगैरह उनको धमकी दी जा रही है रेप वगैरह की, तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जा रही है। उसी वजह से जो श्रीलंका के अंदर मी टू कैंपेन चलाया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। एक ही आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर बताया गया है जो सरकार है वो यहाँ पर फ्यूल सेस को कम कर सकती है, जो टैक्स है फ्यूल के ऊपर वो कम कर सकती है तरीके से लगभग 4.5% रुपीज़ यहाँ पर कम हो सकता है। और इससे सरकार को कोई लॉस होगा नहीं और हम लोग जो फ्यूल वगैरह की डिमांड है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएंगे और चीज़ें थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ सकती हैं। उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा करी गई है कि जो सरकार इतना कर सकती है तो करना चाहिए। लगभग 4.5% से डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को कम कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, जिससे कि काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, काफ़ी हद तक चीज़ों में सुधार भी आएगा, डिमांड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ सरकार का रेवेन्यू भी कम नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ही आर्टिकल आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, वो है ये वाला, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाले आर्टिकल है वो कश्मीर को लेकर बातचीत करी जा रही है। कल ही मैंने डिस्कस किया है डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या मांग करी है, चाहते हैं जो अभी मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर और 14 लीडर्स के बीच में, उनके बारे में क्या, उनके साथ क्या क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है। जो लीडर्स वो ये चाहते हैं कि जो स्टेट हुड है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, जो आर्टिकल 370 और 35A को हमने एब्रोगेट किया था उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, सिंपल, ठीक है। इसको कल भी डिस्कस किया है मैंने, कल वाला वीडियो आप देख लेना तो कल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो डिलिमिटेशन वगैरह क्या चीज़ें हैं वो सब डिस्क्राइब करी गई हैं, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उसके नोट्स वगैरह दे दिए हैं। आते हैं कुछ हटकर पढ़ते हैं अलग से, जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी जिसमें बात करा गया है प्रेग्नेंट वेमेन को लेकर, ठीक है। प्रेग्नेंट वेमेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं आज के टाइम पर, खासकर बात करें कोविड के पीरियड में, ठीक है। और जो है इसी के ऊपर हमने आज का थंबनेल भी लगा रखा है। इंडिया का डेमोग्राफिक ये बताता है कि देखो आज के टाइम पर जो नंबर ऑफ़ बर्थ है इंडिया के अंदर वो है 72,000 पर डे। हर रोज़ 72,000 जन्म लेते हैं लोग।
उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया, लेकिन कोविड के चक्कर में प्रेगनेंसी लॉसेस वगैरह भी काफ़ी हद तक देखने को मिली हैं। नंबर ऑफ़ जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं उन्होंने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। आज के टाइम पर जो नंबर ऑफ़ नए केसेस देखने को मिलेंगे कोविड-19 के, वो डेली बेसिस पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कोविड की डेथ भी इंडिया के अंदर हाईएस्ट देखने को मिलती है अमंग द वर्ल्ड। उसके बाद जो ये मैटर्निटी सर्विस है, यानी कि माओ को, यानी जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, इनको सर्विस वगैरह भी इसी दौरान बहुत कम मिली है। एक तरीके से पूरा तरीके से बर्डन पड़ चुका है, इतना बड़ा क्राइसिस हमने फेस किया है पैंडेमिक में, तो यहाँ पर ये जो प्रेग्नेंट वेमेन है इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। हाल ही में बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी केरला से, जिसमें यहाँ पर प्रेग्नेंट वेमेन मदर्स को लेकर बातचीत करी गई और बोला गया कि बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करा है प्रेग्नेंट वेमेन ने, जहाँ पर भी जिस भी वेमेन को अगर कोविड-19 हुआ है, ठीक है, यानी कोविड, अगर ऐसी भी प्रेग्नेंट वेमेन है जिनको कोविड हुआ था, और उन वेमेन को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी वेमेन ने आप कह सकते हो स्टिल बर्थ देखा है, न्योनेटल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जो है बच्चे की डेथ हो चुकी है। ऐसी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक वेमेंस ने फेस करी हैं। उसके बाद हाल ही में एक पब्लिकेशन है जिसने यहाँ पे पब्लिश करी थी रिपोर्ट, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके अंदर बताया गया जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हायर देखने को मिली है कोविड के सेक्टर में। कोविड के पीरियड में जो, यानी कि जो प्रेग्नेंट वेमेन है उनकी डेथ भी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर उसी को लेकर बातचीत करी गई कि देखो ज़रूरत ये है कि आज के टाइम पर प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। अभी सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, अभी भी सिचुएशन आप लोग को नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग स्टेप्स उठा सकते हैं। जितने भी मैटरनल और न्योनेटल करके यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो इंक्रीज़ हो जाएँ। आप कह सकते हो कि जो वेमेन हैं उनकी डायबिटीज़ वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक लिंकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम तो कॉमन देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, खासकर प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर हमारी ज़रूरत यह है कि देखो इनको बचाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश करनी ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसको हम लोग कम से कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर, प्रेग्नेंट मदर्स के ऊपर काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम पड़ी है कोविड को लेकर, ठीक है। एक अर्जेंटली हम लोग को ज़रूरत यह है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को देखे। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को रेगुलेट करे, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द यहाँ पर एक स्टेप लेना चाहिए, केयर करनी चाहिए वेमेन की, ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव एज के अंदर खासकर, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे एक बॉडीज़ वगैरह लेकर आएँ ताकि वो बॉडी इनके केयर के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखे। उसी के साथ यहाँ पर क्या क्या बोला गया, कोविड-19 अगेन वही वाली बात है सारी, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से यहाँ पर प्रेगनेंसी के ऊपर काफ़ी बुरा अफेक्ट भी पड़ा है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं इस इन्फेक्शन को लेकर, क्योंकि अभी इन्फेक्शन ख़त्म हुआ नहीं है, तो इस पैंडेमिक के दौरान हम लोग सबसे पहला स्टेप ये उठा सकते हैं कि अभी के लिए जितने भी वेमेंस हैं उनको प्रेगनेंसी को अभी पोस्टपोन ही करना चाहिए, ठीक है, अभी के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। लगभग इतना टाइम तो रुकना चाहिए कि देखो अगर आप कह सकते हो जो भी बंदे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे पर्सन है उनको वैक्सीनेशन लग जाए पूरी तरह से, देन उसके बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ें। अदरवाइज़ अभी के लिए इग्नोर कर दें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डिमांड वगैरह है हेल्थ केयर पर्सनल को लेकर, ये बोला गया कि देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो फिर क्या है कि जो हेल्थ केयर पर्सनल चीज़ें देख रहे हैं उनको वो ऐसे बंदे देखें जो कि वैक्सीनेटेड हों पूरी तरह से, ऐसे लोग देखें, ऐसे डॉक्टर्स देखें, ये सारे मुद्दे जो जिनको वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो प्रेग्नेंट वेमेन काफ़ी खतरे में आ सकती हैं, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहली बात, जो भी आप कह सकते हो वर्कर्स वगैरह, हेल्थ केयर वर्कर्स अगर केयर कर रहे हैं तो उनको जो है एक तरीके से उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वैक्सीनेशन वगैरह पूरी तरह से दी जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है, देखो वैक्सीनेशन के भी काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं यूके के अंदर, यूएस के अंदर, इन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक है। हम लोग प्रेग्नेंट वेमेन को भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हवा मचा पड़ा है कि यार वैक्सीनेशन से जो है प्रेग्नेंट वेमेन को काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं विदेशों में, जिन्होंने अपने प्रेग्नेंट वेमेन के ऊपर जो है ये वैक्सीनेशन को ट्राई भी किया और दिया भी है, और जो है ये चीज़ें अच्छे से रिजॉल्व भी हुई हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोविड होता है किसी प्रेग्नेंट वेमेन को तो बच्चे के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, वेमेन के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो उसको लेकर यहाँ पे चर्चा करी गई है। और जो ये अवेलेबिलिटी और एडवांटेज है वैक्सीन का प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, उसको हमें पब्लिसाइज करना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर इसको लेकर आपको नेगेटिव कॉमेंट्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही बोला जाएगा कि हाँ प्रेग्नेंट वेमेन है तो उसको ये वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगवाना चाहिए, उसको बुरी तरह से अफेक्ट करेगा ये और वो, लेकिन ऐसा नहीं है।
बहुत सारी स्टडीज़ ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हैं और बोला है कि पब्लिसाइज़ करो, अवेयरनेस फैलाओ उसके बारे में पब्लिक में। और वैक्सीन हेजिटेंसी करके इस तरीके से आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है आज के टाइम पर अच्छा कर रहा है और आने वाले टाइम पे भी अच्छा कर सकता है, खासकर अगर हम लोग प्रेग्नेंट वीमेन को एक प्रायोरिटी बेसिस पर रख सकते हैं तो, ठीक है, मदर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो नए नए न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देना एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप हमने आप कह सकते हो आपको सही से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये हमने कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस कर लिया है। तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे में ग्राउंड जीरो का सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पेज नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पे तो ग्राउंड जीरो आप पढ़ भी सकते हो, वैसे यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 एडिटोरियल हमारे रह चुके हैं, आपको मालूम होगा, पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल रह गए हैं, ठीक है। एक सुसाइड को लेकर और दूसरा यहाँ पे आर्टिकल था मे बी फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। तो वो मैं संडे में डिस्कस करूँगा। वैसे आज मैं तैयार था उनको डिस्कस करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी वीडियो 50 मिनट का हो चुका है, उसको डिस्कस करेंगे तो 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। तो डोंट वरी, कल संडे है, संडे में एडिटोरियल्स आते ही नहीं हैं, तो फिर हम लोग, हमारे पास टाइम भी रहेगा, हम लोग अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे क्योंकि वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और देखो एक चीज़ और, नोट्स आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और परेशान बिल्कुल मत होना, जो आर्टिकल 2 आर्टिकल रह गए हैं वो मेरी जिम्मेदारी है डिस्कस करने की। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।